हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, प्रसिद्ध जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, लेखक, पॉडकास्टर, इतिहासकार अभिजीत चावड़ा सर उनके साथ किए मेरे पॉडकास्ट का पार्ट 1 में आपको दिखा चुकी हूं। बड़ी बात यह है कि ये जो लंबा युद्ध चल रहा है इजराइल, ईरान, अमेरिका का, उसमें भारत कहां है? विदेश नीति के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हमारे 3 नाविक मार दिए गए, उसके बाद भी जो गुस्सा, नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी, भारत ने वो नहीं की है। क्या ये भारत के हित में है या विदेश नीति कुछ और होनी चाहिए थी, कूटनीति कुछ और होनी चाहिए थी? पॉडकास्ट के पार्ट 2 में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लंबे पॉडकास्ट यहाँ कुछ छोटे पार्ट्स में आप लोगों के लिए हम लेकर के आते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। मैंने वाइल अवध सर का पॉडकास्ट किया था। वो मैं कह सकती हूँ वॉर जर्नलिस्ट हैं। कई देशों में उन्होंने जब वॉर छिड़ी तो न सिर्फ कवर किया है उसको, एक बार वो युद्ध बंदी भी बनाए गए हैं, उनको बंधक बना लिया गया था। और ख़ासकर वो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एग्जैक्टली वही बात बोली जो अभी आप बोल रहे हैं। कि नेतन्याहू के खिलाफ देश में एक नहीं अनेकों ऐसे केस चल रहे हैं इस समय कि अगर ये युद्ध खत्म होता है तो नेतन्याहू आप समझिए फिनिश हैं। तो क्या अभी इजराइल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि इधर युद्ध खत्म हो, उधर नेतन्याहू खत्म हो? देखिए, ओवरऑल जब युद्ध होता है इजराइल में तो जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको पूरा नेशन सपोर्ट करता है टिपिकली, इवन इफ वो दूसरे पार्टी का है, आपको जो पसंद नहीं है उस पार्टी में है। लेकिन नेतन्याहू ओवरऑल ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं है, ओके। और नेतन्याहू के लिए ये लाइफ लाइन थी कि अगर मैंने रेजिम चेंज करवा लिया तो मेरे सारे खून माफ़, एसेंशियली मेरा जो भी मैंने क्राइम्स की सारे माफ़, क्योंकि आई विल बी द ग्रेटेस्ट लीडर इन इजराइल हिस्ट्री। लेकिन ये तो विफल हुआ। सो नाउ नेतन्याहू इज़ इन बिग ट्रबल। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं इजराइल में जो वेट कर रहे हैं कि भाई ये युद्ध खत्म हो जाए, हम हार तो गए हैं, अभी इसको कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। सो नाउ लेट अस डील विद दिस गाय नेतन्याहू फॉर हिज करप्शन allegedly and whatever else. So नेतन्याहू इज इन ट्रबल नाउ फॉर श्योर। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस्टीज बहुत डिग्रेड हुआ है, काफ़ी उसको ह्यूमिलेशन मिला है बिकॉज ऑफ दिस डिफीट। वो अभी भी इसको स्पिन कर रहा है इट्स अ विक्ट्री फॉर द यूएस, लेकिन लेट्स सी व्हाट डील कम्स आउट, इफ इट कम्स आउट। डील के क्या टर्म्स है, इसीलिए वो मानेगा नहीं। सो डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेस्टीज काफ़ी लूज हुआ है। और मोस्ट लाइकली इट इज़ वेरी पॉसिबल कि मिड टर्म इलेक्शंस में उसको काफ़ी बड़े सेटबैक्स मिले, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द अमेरिकन पीपल। क्या has he been successful in misleading the people of the US and convincing them कि भाई मैं जीत गया हूँ, या फिर क्या अमेरिका की जनता समझ गई है कि एक्चुअली हम हार गए इसमें? वो मिड टर्म इलेक्शन में मालूम पड़ेगा। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के झुकने की आपसे एक बड़ी वजह पूछना चाहूँ, झुकने शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ईरान ने ये बोला कि आपने जितनी तोड़फोड़ की है ना हमारे देश में, उसके लिए भी हमको पैसा चाहिए, कंपेंसेशन दीजिए। हाँ आप दीजिए। तब हालांकि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वो रकम बहुत छोटी है, एक आध साल से ज़्यादा ईरान उसका इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। पर फिर भी ईरान ये कह रहा है कि जी हॉर्मुज पे आपका कब्जा नहीं रहेगा। ईरान ये कह रहा है कि हमको कंपनसेशन चाहिए, पैसा भी तुम हमको दो। ईरान ये कह रहा है कि मेरे ऊपर आगे अटैक भी तुम नहीं करोगे। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप सुन भी रहे हैं। मैं एक वजह अगर आपसे समझना चाहूं कि ट्रंप फंसे कहाँ, वो क्या होगी? उन्होंने आक्रमण करने का आदेश दिया, वहाँ फंस गए, क्योंकि उन्होंने ईरान को बहुत लाइटली लिया था। क्या हुआ था कि लास्ट ईयर 2025 में एक 12 दिन का युद्ध हुआ था बिटवीन इजराइल और ईरान। उसमें ईरान ने बहुत पुराने मिसाइल्स लॉन्च किए थे जिसमें बहुत छोटे छोटे वॉरहेड्स थे। तो ऐसा लगा दुनिया को कि ईरान की कैपेबिलिटीज़ बहुत कम है। और फिर इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन्स भेजे ऑल द वे अप टू ईरान, वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट किया। और फिर अंत में यूएस ने वो फर्दो और नातान्ज नाम के जो ईरान के न्यूक्लियर साइट से उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की विद बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स एंड ऑल दैट। तो ऐसा लगा उस समय कि ईरान में कुछ कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, ईरान इज़ अ वीक कंट्री, ओके। तो ईरान ने जानबूझ के ये थोड़ा अब्जॉर्ब किया पनिशमेंट टू मेक इट्स एनिमीज बिलीव कि भाई हम तो बहुत ही वीक नेशन है। और फिर 2026 इस ईयर जब युद्ध हुआ तब ईरान ने एक्चुअल दिखाया कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ है। वेरी स्मार्टली प्लेड। तो जब February 28 को ट्रंप ने जब अटैक का ऑर्डर दिया तब उन्हें लग रहा था कि भाई ईरान को 48 आवर्स में हम हरा देंगे, रेजिम चेंज हो जाएगा एंड आई विल बी द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये सोचकर ट्रंप गया इसके अंदर, एंड दैट वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक।
मैं अब तीनों के बारे में समझना चाहूँगी आपसे। ईरान से मैं शुरुआत करती हूँ। जी। ईरान को अभी तक क्या हासिल हुआ? ईरान को क्या हासिल हुआ? ईरान को ये हासिल हुआ कि यूएस का जो होल्ड है मिडिल ईस्ट में वो बहुत ही डगमगा गया है। यूएस का क्या होल्ड है मिडिल ईस्ट में? यूएस के काफ़ी सारे बेस हुआ करते थे जो अमेरिकन सोल्जर्स और मरीन्स ऑपरेट करते थे। ओके, ये सारे बेसिस अमेरिकन बेसिस थे मिडिल ईस्ट में। यूएई में उनके बेस हो गए, सऊदी अरेबिया में हो गए, कुवैत हो सकता है, बहरीन हो सकता है। बहरीन में तो हम जानते हैं कि उनका जो 5th फ्लीट है उसका बहुत बड़ा हेड क्वार्टर्स था। ओके, नेवल हेड क्वार्टर्स यूएस का बहरीन में था, मनामा से कुछ ही दूर। वो पूरा नष्ट हो गया है आज। ओके, यूएस के काफ़ी सारे बहुत ही पावरफुल रेडार्स थे जो पूरे इस रीजन में थे, जो सारा एंटी मिसाइल डिफेंस और वो सब जो जो ऑपरेशन होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करते थे, सारे के सारे नष्ट कर दिए ईरान ने। एक रेडार का कॉस्ट था $1.1 बिलियन। ओके, और ऐसे कुछ 15-20 ही रेडार से पूरी दुनिया में, वो 3-4 वहाँ पे थे, नष्ट हो गए। उनको साउथ कोरिया से लेके आना पड़ा एक ऐसा रेडार, उसको भी प्रॉब्ली ईरान ने नष्ट किया है। तो यूएस के जो कैपेबिलिटीज थे इस रीजन में बहुत हद तक डिग्रेड हो गए। उनके बहुत सारे बेसिस नष्ट कर दिए ईरान ने, उनके बहुत सारे ऑपरेटिव्स को शायद नष्ट किया। सो इससे क्या हुआ कि अभी हर कोई इस रीजन में जानता है कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी फॉर एग्जांपल यूएई, वेरी नाइस कंट्री। यूएई में दो बड़े शहर है, अबू धाबी और दुबई। दुबई रिसोर्ट सिटी है। दुबई इज अ रिसोर्ट फॉर रिच पीपल। ओके, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है दे आर द पीपल हु सर्व द रिसोर्ट, आई मीन दे वर्क इन द रिसोर्ट फॉर द रिच क्लाइंट्स। तो दुबई का मॉडल है कि एक्सपैट्स यहाँ पे आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज द फाइनेंशियल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ दुबई। अबू धाबी का तो कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल है। ऑयल, एडनॉक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो यूएई को यूएस ने प्रॉमिस किया कि भाई आपको डिफेंस की कोई चिंता नहीं करनी है, आप सिर्फ हमारे वेपन्स खरीदिए और हमारे ट्रूप्स को यहाँ पे रहने दीजिए। यूएस ने सऊदी अरेबिया को भी ये प्रॉमिस किया, देखिए आपको ये सब आर्मी मिलिट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम है ना, हम अपने बेसिस यहाँ पे बनाएंगे, वी विल प्रोटेक्ट यू। ऐसा प्रॉमिस यूएस ने सबको किया था इस रीजन में। अब जब युद्ध एक्चुअली हो गया तो यूएस सिर्फ इजराइल को डिफेंड कर रहा है, बाकी सबको छोड़ दिया। तो सऊदी अरेबिया को दिख गया कि भाई यूएस इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग अस। यूएई को दिख गया, बहरीन को दिख गया। इवन तो ईरान ने एक्चुअली सिविलियंस पे अटैक नहीं किया किसी भी कंट्री में, ओनली मिलिट्री बेसिस पे। तो एवरीबडी इज अंडरस्टूड कि यूएस का जो वर्ड है, प्रॉमिस है, उसको हम बिलीव नहीं कर सकते। यूएस ने अश्योरेंस दिया है इट इज़ वर्थ नथिंग। तो ये पूरा सिचुएशन और माहौल पूरा बदल गया है अब इस रीजन में। एंड नो बडी ट्रस्ट यूएस, नो एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हम यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एवरीबडी हैज़ टू मेक देयर ओन डील विथ ईरान ऑफ सम काइंड। कुछ अग्रीमेंट, कुछ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है ईरान के लिए। ईरान बिकम्स द मेजर हेजेमोनिक पावर इन द रीजन विच कांट बी डिफीटेड बाय द यूएस। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर ईरान। और फिर अभी ईरान का लीडरशिप चेंज हो गया है, ये भी अचीवमेंट है ईरान के लिए। देखिए एक सोशियोलॉजिकल इशू होता है, इट्स कॉल्ड एलीट ओवर प्रोडक्शन। ओके, क्या होता है कि कोई लेट्स से कोई नेशन है, हाइपोथेटिकली कोई नेशन है जहाँ पे युद्ध कभी होता नहीं है, बहुत ही पीसफुल है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रे हेड बुढ़े लोग होते हैं वो सारे पोजीशंस ऑफ पावर को कंट्रोल कर लेते हैं और कभी छोड़ते नहीं है। और फिर उन्हीं के फैमिली के अंदर और उन्हीं के फ्रेंड्स के अंदर सारा कंट्रोल हो जाता है ऑफ पावर। तो और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, हर छोटे छोटे पोजीशन ऑफ पावर पे वो कब्जा कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एलीट ओवर प्रोडक्शन। व्हेन अ नेशन इज एट वॉर द एलिट्स डाई आउट और फ्रेश ब्लड कम्स अप। उससे नेशन में इनविगोरेशन हो जाता है एंड दैट चेंजेस द होल कैरेक्टर ऑफ द नेशन। नेशन ज़्यादा असर्टिव हो जाता है और नए आइडियाज आते हैं नेशन में। तो यूएस ने ईरान का जो प्रॉब्लम था एलिट ओवर प्रोडक्शन का, वो सॉल्व कर दिया उनके लिए। सारे सीनियर लीडर्स को और जनरल्स को मार दिया। ठीक है, ईरान बोल रहे थैंक यू, नाउ वी विल हैव अ वेरी हार्ड लाइन पॉलिसी टुवर्ड्स यू, क्या कर लोगे। तो यूएस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ईरान के लिए, और यूएस ने दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि ईरान इज नाउ द मेजर हेजेमोनिक पावर इन द रीजन। तो ईरान के लिए बहुत बड़े अचीवमेंट्स है ये। अभी अगर डील में यूएस उनको $300 बिलियन देता है व्हाटएवर, ये भी अचीवमेंट होगा। नहीं मिला तो भी अचीवमेंट है क्योंकि हमने यूएस को हरा दिया। और क्या चाहिए। अभी पाकिस्तान भी डरेगा उनसे, सऊदी भी डरेगा उनसे, हर कोई डरेगा उनसे। सऊदी तो कह रहा है हमसे भी वैसे ले लो।
अमेरिका से वो अलग डील करने के चक्कर में कि भैया तुम शांत रहो, हमसे भी पैसे ले लो, तुम कंपनसेट उनसे क्या, हम भी देने को तैयार है तुम्हें। दैट इज एग्जैक्टली एन एग्जांपल जो मैं कह रहा हूँ कि एवरी नेशन विल हैव टू मेक इट्स ओन डील विद ईरान नाउ, सम एग्रीमेंट, सम अंडरस्टैंडिंग। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इजराइल का अचीवमेंट क्या है? हार गए बुरी तरह से, आधा नेशन नष्ट हो गया, ह्यूमिलिएट हो गए, कुछ भी अचीव नहीं किया आपने। आपका आयरन डोम खत्म हो गया, आपका जो पूरा प्रेस्टीज था कि आयरन डोम इज द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, ध्वस्त हो गया। क्या अचीव किया इजराइल ने? आई डोंट नो, नथिंग। इट वाज अ डिजास्टर फॉर इजराइल। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अचीव किया? ह्यूमिलिएशन अचीव किया, नथिंग। इजराइल, आई मीन यूएस का जो होल्ड है मिडिल ईस्ट पे, वेस्ट एशिया पे, वो काफ़ी कम हो गया अभी। Nobody trusts the US now. Nobody trusts them. Everybody says कि भाई अभी ईरान से ही डील करना पड़ेगा, ईरान से ही बात करनी पड़ेगी। हम ट्रंप को की अश्योरेंसेस और प्रोमिसेस पे भरोसा नहीं कर सकते। यूएस कुछ कहता है तो वो हमें यूज़ करता है। अगर उन्होंने यूएस ने हमारे नेशन में मिलिट्री बेस बनाए, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हमारे ऊपर रूल करने के लिए था, और एक्चुअली इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए था। सब समझ गए। सो यूएस का जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है इस रीजन में। और यूएस ने जो मिलिट्री होल्ड था इस रीजन में, मिलिट्री ऑक्यूपेशन था, वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है इस रीजन में। सो एवरीबडी इज अफ्रेड। अभी कुवैत डरेगा। कुवैत छोटा सा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, वो अपना देख लेगा भाई ईरान से, भाई ठीक है भाई लोग प्लीज डोंट डू एनीथिंग, आपको जो चाहिए हम कर लेंगे। एवरीबडी विल डू दिस। यूएस हैज बीन ह्यूमिलिएटेड। मुझे ये भी आप समझाइए कि ये क्रेडिबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप की ही कम हुई है? मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर गद्दी से उतरे, जो कि 2029 में उनको जाना ही है, कोई नया प्रेसिडेंट बनना ही है, तो नया प्रेसिडेंट जैसे ही अमेरिका को मिलेगा, वो क्रेडिबिलिटी भी क्या अमेरिका की वापस आ जाएगी, या अब ये हमेशा के लिए ट्रंप के साथ साथ यूएस की क्रेडिबिलिटी भी गई? यूएस की गई, ट्रंप की नहीं। क्योंकि देखिए ट्रंप ने जो चेंजेस किए हैं यूएस में, वो लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस थे। अभी आज सुबह ही पीट हेग्सेथ जो है, उसका जो भी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सबसे पहले ट्रंप ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बना दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ओके, पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया। आज इंडो पैसिफिक कमांड हुआ करता था, उसको इन्होंने रीनेम किया पैसिफिक कमांड। तो ये सब लॉन्ग टर्म रीअलाइनमेंट्स कर रहा है यूएस। ओके, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं यूएस में, इट इज गोइंग टू आउटलास्ट ट्रंप, क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो रहे हैं। और अगर ट्रंप गया भी तो कोई और आएगा, लेकिन यूएस में पता है आपको क्या है सिचुएशन। इट डजंट मैटर हु इज द प्रेसिडेंट। देखिए ट्रंप के पहले, ट्रंप इज द 47th प्रेसिडेंट एंड 45th प्रेसिडेंट। 46 कौन था? 46 कौन थे? श्री जो बाइडेन जी। क्या जो बाइडेन सचमुच प्रेसिडेंट थे? उन्हें क्या पता था कि क्या चल रहा है दुनिया में? उनके दिमाग में कुछ चल रहा था क्या? ही वॉज टू ओल्ड, ही वॉज टू डिमेंटेड। और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी सुश्री कमाला हैरिस जी, क्या उसमें वो क्षमता थी कि टू रूल द कंट्री? उसमें भी वो मेंटल बैंडविड्थ नहीं थी। बट सो द वाइस प्रेसिडेंट इज इनकम्पिटेंट एंड द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इनकम्पिटेंट। तो यूएस को कौन चला रहा था? क्योंकि 4 साल यूएस चला अच्छे से। सो समबडी रन्स द कंट्री एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट द पर्सन हु रन्स द कंट्री। ओके, यूएस में एक डीप एस्टैब्लिशमेंट है, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, द पेंटागन, ये सब जो लोग हैं वो अनइलेक्टेड लोग हैं एंड दे आर परमानेंटली इन पावर। दीज आर इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल हु आर परमानेंटली इन पावर, एंड वो लोग एक्चुअली यूएस को रूल करते हैं। और भी है जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो सिलिकॉन वैली के जो बिलियनर्स है। सो देर आर रिच पीपल एंड ब्यूरोक्रेट्स हु एक्चुअली रन द कंट्री। जो पॉलिटिशियंस है उनको फंडिंग भी ये लोग करते हैं एंड सो ऑन। सो एक और चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, यूएस एक 2 पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। 2-3 और पार्टीज है बट दे डोंट रियली मैटर। 2 पार्टी सिस्टम है। और चाइना क्या है? 1 पार्टी सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया 1 पार्टी सिस्टम है। सो द यूएस इज 1 स्टेप अबव नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। और यूएस का फॉरेन पॉलिसी कभी चेंज नहीं होता, वेदर रिपब्लिकन्स इन पावर और डेमोक्रेट्स इन पावर। यूएस का इंटरनेशनल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, ये सब चेंज नहीं होता, नो मैटर हु इज इन पावर। इंटरनली कुछ ना कुछ चेंज होता है, लेकिन ग्लोबली आउटसाइड नथिंग चेंजेस। सो यूएस एक्चुअली इज एन ऑटोक्रेसी masquerading as a democracy. It's actually an autocracy which is run by unelected people who are invisible, shadowy. तो that's why I say कि ट्रंप है या कोई भी और आता है बाद में, it makes no difference. US is going to remain the US. और US का ही credibility गया है now. अब पाकिस्तान के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि
इंडियंस भले माने या ना माने, आप जब वर्ल्ड रिपोर्ट्स उठा के देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि पाकिस्तान एक अलग हीरो इस वक्त बना हुआ है। हमने खुद अभी बात की कि शहबाज शरीफ की तरफ से सबसे पहले ट्वीट कर दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ऑप सिंदूर चल रहा था, सीज फायर हुआ, ये ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है तो शहबाज शरीफ ट्वीट करके बता रहे हैं कि बधाई हो, अब डील होने वाली है, मुझे सबसे पहले मालूम चल गया। तो वो जो हीरो वाली छवि पाकिस्तान की एक वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस की जा रही है, वो एक्चुअली है पाकिस्तान हीरो बन गया। पाकिस्तान एक कन्वीनियंट लोकेशन है अमेरिका के लिए टू होल्ड टॉक्स इफ रिक्वायर्ड एंड टू सपोर्ट टेररिज्म इफ रिक्वायर्ड। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मेरा ये कहना है कि द यूएस सपोर्ट्स पाकिस्तानी टेररिज्म। यूएस हैज फंडेड एंड फाइनेंस्ड पाकिस्तानी टेररिज्म सिंस द 1980s। वेरी ट्रू। 100%। जो पाकिस्तान ने कश्मीर में किया, जो कश्मीरी पंडित के साथ किया, जो पंजाब में किया, इसका फंडिंग, इसका इंटेलिजेंस, ब्रेन पावर, ये सब यूएस से ही आया है। उसामा बिन लादेन को किसने बनाया? किसने उसको फंड किया था? यूएस ने किया था। सद्दाम हुसैन को किसने किया था? ये सारे काम यूएस करवाता है अलग अलग नेशन से। अभी इंडिया और यूएस का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था अंटिल 2022। जब यूक्रेन युद्ध हुआ तब यूएस ने इंडिया को कहा, भारत को कहा कि भाई वी आर इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन रशिया, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द सैंक्शंस। मोदी जी ने कहा नहीं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम तो उनसे और तेल खरीदेंगे। तब से यूएस ने डिसाइड किया है कि इंडिया को हम कंटेन करेंगे। वी विल नॉट हेल्प इंडिया, वी विल नॉट कोऑपरेट विथ इंडिया, हम इंडिया को कंटेन करेंगे। और जब से वो डिसीजन हो गया उनका, तब से पाकिस्तान बिकेम इम्पोर्टेंट अगेन। और 2022 में ही यूएस ने पाकिस्तान में रेजिम चेंज किया, इमरान खान को जेल करवा दिया और शहबाज शरीफ को उस सीट पे बिठाया, हॉट सीट पे। लेकिन एक्चुअली असीम मुनीर इज रूलिंग द कंट्री। तो यूएस डिड अ रेजिम चेंज ऑपरेशन इन पाकिस्तान। 2 साल बाद यूएस ने दूसरा रेजिम चेंज ऑपरेशन किया ईस्ट पाकिस्तान में। उन्होंने बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान बना दिया। ओके, तो यूएस इज हैविंग अ पॉलिसी, इट इज इंप्लीमेंटिंग अ पॉलिसी ऑफ एनसर्कलिंग इंडिया। अभी नेपाल में जेंजी रेवोल्यूशन सो कॉल्ड हुआ और बालेन शाह को बना दिया और रैपर को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, जो भी है व्हाटएवर, ये भी वही सब है। तो यूएस इज एनसर्कलिंग इंडिया। और जो पाकिस्तान अभी हीरो की तरह पोजिशन कर रहा है, किया जा रहा है बाय द वेस्टर्न मीडिया, ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड इमेज है। पाकिस्तान कोई हीरो नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एक कठपुतली है, एक पपेट है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल कठपुतली फॉर काउंटर बैलेंसिंग इंडिया एंड कीपिंग इंडिया ऑफ बैलेंस वेन एवर रिक्वायर्ड। तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न मीडिया है वो मैन्युफैक्चर करेगा इमेज। मैं भारत की जनता से यही कहूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, वी हैव अवर कैपेबिलिटीज, डोंट वरी अबाउट मीडिया क्या कहता है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कोई कुछ कहता है तो? हम जानते हैं क्या, व्हाट इज़ द ट्रूथ। पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, पाकिस्तान एक ऑलमोस्ट फेल्ड नेशन है। पाकिस्तान इसीलिए फेल नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय समबडी और द अदर। 10 साल 2012 से लेकर 2022 तक चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, उसके पहले यूएस सपोर्ट कर रहा था और 2022 के बाद फिर से यूएस सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। ट्रम्प जानबूझ के असीम मुनीर को बुलाता रहता है टू वाशिंगटन एंड ऑल, टू अपसेट इंडियंस एंड टू गिव देम ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस अबाउट हाउ टू डील विथ इंडिया। और ट्रम्प को काफ़ी सारा बेनिफिट्स पर्सनली मिल रहा है इससे। ट्रम्प का जो बिजनेस एम्पायर है, इट इज़ इन्वेस्टिंग इन, इट वांट्स टू इन्वेस्ट और अदर एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में ऑयल एंड गैस थोड़ा बहुत है और काफ़ी सारा थोड़ा बहुत रेयर अर्थ्स भी है। ट्रम्प को वो सब चाहिए खुद के लिए। और पाकिस्तान में कोई क्रिप्टो करेंसी सेक्टर नहीं हुआ करता था, लेकिन ट्रम्प का जो कंपनीज है वो अभी क्रिप्टो सेक्टर सेटअप कर रहा है पाकिस्तान में, एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो पाकिस्तान एक अच्छा डिजायरेबल पीस ऑफ रियल एस्टेट है ट्रम्प के लिए, एंड दैट्स व्हाई ही इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। एंड यूएस एस्टैब्लिशमेंट के लिए इट इज़ अ ग्रेट कंपोनेंट ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ एनसर्कलिंग एंड कंटेनिंग इंडिया। तो इसलिए पाकिस्तान को वेस्टर्न मीडिया अभी हीरो के तरह पोर्ट्रेट कर रहा है, बट पाकिस्तान इज़ नो हीरो, इट इज़ अ टेररिस्ट नेशन विच नीड्स टू, इट्स, पाकिस्तान क्या है एक्चुअली, क्या है? एक आर्टिफिशियल टेम्पोररी नेशन है। इट विल बी देयर एज लॉन्ग एज समबडी सपोर्ट्स इट। एक बार वो सपोर्ट खत्म हो गया, इट्स ओवर फॉर पाकिस्तान, ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप कैसे करवाए हम? वी हैव टू राइज। अभी सिचुएशन ये है कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया इज नॉट द मोस्ट पावरफुल नेशन। आप कहेंगे व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हर कोई चौंक जाएगा।
व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हम सबसे पावरफुल नहीं है? नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स, इवन दो इट इज नॉट फिजिकली पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। यूरोप में सबसे पावरफुल नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स नेटो और ईयू दोनों को कंट्रोल करता है। सो इन वेस्टर्न यूरोप द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इज नॉट फ्रांस, इट्स नॉट जर्मनी, इट्स नॉट पोलैंड, इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल भारत नहीं है, इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने के अंदर यूएस ने रेजिम चेंज किया, हम कुछ नहीं कर पाए। ईस्ट पाकिस्तान में रेजिम चेंज किया, हम कुछ नहीं कर पाए। नेपाल में रेजिम चेंज किया, हम कुछ नहीं कर पाए। श्रीलंका में भी कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते। इन द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स इज मोर पावरफुल देन इंडिया। जिस दिन भारत सबसे पावरफुल बन गया सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में ब्रेकअप ऑटोमेटिकली विदाउट इंडिया फायरिंग अ सिंगल शॉट। यूएस फिर ऐसा होने देगा? इंडिया को सबसे पावरफुल बनने देगा? वो नहीं चाहेंगे, और वो हर चीज ट्राई करेंगे वॉट एवर इज पॉसिबल टू स्टॉप अस फ्रॉम राइजिंग। तो हमारा काम है कि जो भी हो वी हैव टू राइज। हम जो भारतीय वी आर द जो हमारे सिटीजन है, वी हैव टू कम टुगेदर एंड बिकम यूनाइटेड अगेन एंड वर्क टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। अगर हर कोई 1.4 बिलियन पॉपुलेशन एक साथ काम करेगा, कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं ये भी समझना चाहती हूँ, हमने जैसे ही ईरान अमेरिका वॉर शुरू हुआ, हमने दूसरा पॉडकास्ट किया था जीडी बख्शी सर का। तब तक पाकिस्तान सामने आया नहीं था मध्यस्थता के लिए, और उसी समय जीडी बख्शी सर ने कहा था कि मध्यस्थता का काम मोदी जी को करना चाहिए, क्योंकि इजराइल भी उनका बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान भी उनका बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रम्प साहब भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब एस जयशंकर से पूछा जाता है कि इंडिया इसमें कहाँ है, तो वो क्लियरली ये कहते हैं कि ये हमारा युद्ध नहीं है, इट्स नॉट आवर वॉर। फिर उसके बाद विरोधी ये कहते हैं कि जब यूक्रेन और रशिया वॉर था, तब आप क्रेडिट ले रहे थे कि वॉर के बीच में हमने मध्यस्थता की, हमने रुकवाया, एक एड भी बीजेपी की तरफ से कैंपेन प्रॉपर उस समय चलाया गया था। अब ये विपक्ष कह रहा है कि वो भी आपका युद्ध नहीं था, लेकिन क्रेडिट आप ले रहे थे, ये भी आपका युद्ध नहीं था, यहां आप बीच में नहीं कूदे। तो ये पूरी विदेश नीति में आपसे अगर समझना चाहूं भारत की, तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है, इंटरनल पॉलिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडिया, कि भाई किसी ने कुछ क्रेडिट लिया, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन क्या मैं जीडी बख्शी जी के साथ सहमत हूं, या फिर क्या मैं डॉक्टर जयशंकर के साथ सहमत हूं? जीडी बख्शी जी, जैसे आपने कहा, आई हैव नॉट सीन इट, बट आपने कहा कि ही सेज दैट इंडिया शुड हैव मीडिएटेड इन ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। ये मुझे लगता है 7-8 मार्च की ही बात है जब उन्होंने ये कहा था। ठीक है, राइट। तो उनका ओपिनियन ये है जीडी बख्शी जी का, और जयशंकर जी कहते हैं कि भाई दिस इज नथिंग टू डू विद अस, हमारा वॉर नहीं है। मैं कहाँ, वेयर डू आई स्टैंड? आई एम 100% क्लियर अबाउट वन थिंग, कि भाई जहाँ पे कुछ चल रहा है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बाहर रहना चाहिए। हमें क्या मिलेगा? के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। नहीं, स्टे आउट ऑफ इट। हमें क्या मिलेगा भाई मीडिएशन करने से? क्या मिलेगा हमें? क्या हमें पैसा मिलेगा? क्या हमारा इंडस्ट्री बढ़ेगा? क्या हमें प्रेस्टीज चाहिए? टू हेल विद प्रेस्टीज, बिल्ड हार्ड पावर। ओके, आई हैव 100% क्लैरिटी। बिल्कुल हमें इसमें जाना नहीं चाहिए बीच में। वो लड़ रहे, उनका प्रॉब्लम है। हमने शुरू नहीं किया युद्ध, और हम खत्म भी नहीं करेंगे युद्ध। आप लोग लड़ो, आपका प्रॉब्लम है। हम दूर से कहेंगे स्टॉप स्टॉप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, कि हमने इसमें मीडिएशन का अटेम्प्ट नहीं किया। दैट वाज द करेक्ट डिसीजन। यूक्रेन और रशिया के बीच में हमने कौन सा मीडिएशन किया है? हमने कोई मीडिएशन नहीं किया है। बीच में जब हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए थे, तो हमने पुतिन जी से अनुरोध किया था, थोड़ा ज़रा हमें निकालने दीजिए। तो पुतिन जी ने 6 घंटे के लिए युद्ध रोका था। राइट। ये ठीक है, दैट वाज अ ह्यूमैनिटेरियन थिंग, इट वाज वेरी काइंड ऑफ मिस्टर बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो ठीक है, कुछ लोग को जियोपॉलिटिक्स समझती नहीं है, उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन करेंगे शायद, व्हाटएवर, दैट्स फाइन। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत ने मीडिएशन नहीं किया था। भारत ने सिर्फ पुतिन जी से अनुरोध किया था कि हमारे इतने सारे हजारों स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें निकालना चाहते हैं। तो पुतिन जी वेरी ग्रेशियसली, वेरी काइंडली स्टॉप द वॉर फॉर 6 और 8 आवर्स, और हमने निकाल दिया स्टूडेंट्स को। दैट्स ऑल दैट हैपेंड। हमने कोई मीडिएशन नहीं किया रशिया और यूक्रेन के बीच में भी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुतिन जी से रेगुलरली मिलते हैं, वो 1-2 बार ज़ेलेंस्की जी से भी मिले हैं। सो वी आर neither on this side nor on that side, officially at least, okay, and we are not mediating. हमारे जो पॉलिसी है
दैट इज़ द करेक्ट पॉलिसी। हम सबके मित्र हैं, हम किसी के शत्रु नहीं है, लेकिन हम कहीं पे बीच में नहीं जाएंगे। कोई लड़ रहा है, आपका प्रॉब्लम हो, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। भारत के 3 नाविक मार दिए जाते हैं और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत गुस्सा नहीं जाहिर किया, नाराज़गी जिस स्तर की दिखानी चाहिए थी वो भारत की तरफ से नहीं दिखाई गई। अंतिम संस्कार को लेके भी कुछ तरह की खबरें आई थी कि जो सम्मानजनक अंत्येष्टि होनी चाहिए थी तीनों नाविकों की, वो भी भारत करने में असमर्थ रहा। तो इसको लेके आपका क्या स्टेक है? पहली बात तो ये है कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 सिविलियंस, भारतीय सिविलियंस की हत्या की। दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस इज कंप्लीटली इलीगल। लेकिन दूसरी बात यह है कि यूएस और इंडिया का अगर हम हार्ड पावर कंपेयर करें, हम कहीं नहीं कंपेरिजन में स्टैंड होते। हम यूएस के साथ अगर कुछ लेट्स से उनके जो वॉरशिप ने ये काम किया, हत्या की, अगर हम कुछ एक्शन लेते, मिलिट्री एक्शन, तो हमारे लिए वो परिणाम बहुत खराब होगा। द यूएस इज टू पावरफुल राइट नाउ, ओके। और यूएस सिर्फ मिलिट्रीली पावरफुल नहीं है, इकोनॉमिकली पावरफुल है। अगर हमने उनके मिलिट्री के विरुद्ध कोई एक्शन लिया तो दे कैन डेवस्टेट आवर इकोनॉमी बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस एंड व्हाट नॉट। तो वी हैव टू अनफॉर्चुनेटली नो वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड। हमारा स्टैंडिंग दुनिया में कहाँ पर है? आज हम नंबर 4 है दुनिया में इन टर्म्स ऑफ हार्ड पावर। यूएस नंबर 1 है, रशिया उनसे आधा है हार्ड पावर में, रशिया से लगभग आधा चाइना है हार्ड पावर में, इवन दो इकोनॉमिकली बहुत आगे है वो, और चाइना से 1/3 भारत है। ये सिचुएशन है, ओके, इन टर्म्स ऑफ हार्ड पावर कंप्यूटेशन। तो यूएस और भारत के बीच में लगभग ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ हार्ड पावर। तो इस समय हमें ये रिकग्नाइज करना कि हमारा एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है। वी आर लाइक एन एंट इन फ्रंट ऑफ एन एलिफेंट, और इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ये इंसल्ट सहना पड़ेगा और हमें ये इंसल्ट भूलना नहीं है। विष्णुगुप्त चाणक्य ने कभी इंसल्ट्स भूले नहीं। जब उनको ह्यूमिलेट किया था नंद एम्पायर ने, तो वो पाटलिपुत्र से जाकर कहाँ गए थे? आई थिंक वो गए थे तक्षशिला, मतलब बिहार से लेकर वेस्टर्न पंजाब तक चले गए थे कुछ साल तक, लेकिन वो ह्यूमिलेशन भूले नहीं। और फिर इवेंचुअली वो वापस आए और चंद्रगुप्त मौर्य को इस्टेब्लिश किया और नंद एम्पायर के खिलाफ रेजिम सक्सेसफुली किया उन्होंने। इस पूरे प्रोसेस को 20-30 साल लगे होंगे। वी हैव 20-30 ईयर्स। समय की कोई शॉर्टेज नहीं है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दीज एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। और हमारे द सोल्यूशन इज फॉर इंडिया टू ग्रो एंड टू राइज एंड टू बिकम एन एक्चुअल राइवल ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड। फिर ये सब करके दिखाओ। लेकिन अमेरिका द्वारा जो 3 नाविक भारतीय मारे गए हैं, जी, उसको आप इंडिया की इंसल्ट मान रहे हैं? इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। इंसल्ट तो है ही, और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म भी है। किसी भी सिविलियन को मारना, इट इज़ इन कंप्लीट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। तो ये क्राइम है, ये एक्ट ऑफ टेरर है, और ये इंसल्ट भी है। लेकिन आज हमारी वो क्षमता नहीं है टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। भूलेंगे नहीं हम। एंड व्हेन द टाइम इज राइट वी शुड मेक देम पे फॉर इट इन सम फॉर्म और द अदर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वी शुड अटैक देम। They should maybe pay $100 million per family for compensation or something with a formal apology eventually. कोई एक्शन लेने की तो बाद की बात है, पर क्या हमें कड़ी नाराजगी वो जाहिर नहीं करनी चाहिए थी? मोदी जी ने इनडायरेक्टली नाराजगी व्यक्त की है। इन जो अभी जो G7 चल रहा है, तो ये हुआ था कि ट्रंप जी उनके बाजू में बैठे थे, और ट्रंप वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, मिस्टर मोदी वॉज ऑन द राइट, और उनके बाजू में बैठ के मोदी जी ने ऐसा कहा कि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ वी कांट ट्रस्ट ईच अदर देन नथिंग वर्क्स। इनडायरेक्टली उन्होंने क्रिटिसाइज किया मिस्टर ट्रंप को। उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं अभी? नथिंग मच। शायद हम जो 2012 में हुआ था वैसा कर सकते हैं। बैरिकेड्स निकाल दो एम्बेसी के सामने से। इधर ही कहीं पे है एम्बेसी, यूएस एम्बेसी चाणक्यपुरी में। बैरिकेड्स निकाल दो 2-3 दिन के लिए। वो सिर्फ सिंबलिक जेस्चर होगा, उससे कुछ एक्चुअल परिणाम नहीं आएगा। राइट। सो आई थिंक नाराजगी व्यक्त करना इज वर्ड्स आर मीनिंगलेस, ओनली एक्शंस मैटर। जब तक हम एक्शंस नहीं कर सकते, स्टे क्वाइट एंड ग्रो। हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, और बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। अभी अगर मैं गल्फ कंट्रीज़ के बारे में समझना चाहूँ आपसे, तो ये जब से जंग शुरू हुई है तब से अभी तक, और अगर ये डील साइन होती है तो उसमें गल्फ कंट्रीज़ कहाँ खड़ी हैं? कहीं भी नहीं।
दे हैव नथिंग टू डू विद दिस, दे आर पावरलेस, दे आर वीक कंट्रीज। वो सॉवरेन कंट्रीज भी नहीं है, दे आर नॉट इवन सॉवरेन नेशंस। उनका कोई स्टैंडिंग नहीं है इसमें, उनका इस डील में कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा, कोई उनको पूछेगा भी नहीं। दैट इज द सिचुएशन ऑफ द गल्फ कंट्रीज, दैट्स इट। एक अगर मैं हीरो ईरान को छोड़ के आपसे पूछूं, जी। क्योंकि अभी हमने जितनी भी चर्चा की है उसमें मुझे ये तो समझ में आ गया है कि असल हीरो अगर कोई बन के उभरा है तो वो है ईरान, जी। लेकिन सेकंड नंबर पे आप किसको रखेंगे? वो अवार्ड किसे जाएगा? हाँ, सेकंड नंबर पे कोई है ही नहीं। सेकंड नंबर इसमें इस युद्ध में 3 लोग थे, ईरान था, इजराइल था और यूनाइटेड स्टेट्स था। 2 हार गए पूरी तरह से, एक ही जीता है। इसमें हीरो एक ही है। और ईरान को थोड़ा बहुत सपोर्ट बाहर से मिला, रूस से मिला थोड़ा बहुत सपोर्ट और चाइना से मिला थोड़ा बहुत सपोर्ट। तो किस प्रकार का सपोर्ट मिला? चाइना और रूस ने ईरान के साथ सैटेलाइट पोजिशनिंग डेटा शेयर किया और सैटेलाइट इमेजरी शेयर की। व्हाट इज सैटेलाइट पोजिशनिंग? जीपीएस एक अमेरिकन सिस्टम है, ओके? और यूएस इसको शेयर नहीं करेगा विद ईरान ऑब्वियसली, जब ईरान इज फाइटिंग द यूएस। तो चाइना के पास भी बैदू नाम का सिस्टम है, रशिया के पास भी ग्लोनास नाम का सिस्टम है, विच इज द एग्जैक्ट सेम थिंग एज जीपीएस, बट एक चाइनीज है एक रशियन है। सो दे शेयर्ड दैट विथ ईरान, और चाइना के मिलिट्री सैटेलाइट्स ने ऑलमोस्ट रियल टाइम में हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजरी शेयर की विथ ईरान ड्यूरिंग द वॉर। तो इससे ईरान को थोड़ी बहुत डेफिनेटली मदद मिली होगी, बट मैं नहीं कहूँगा कि चाइना या फिर रशिया इसमें हीरो रहे हैं। दे प्लेड अ स्मॉल सपोर्ट रोल, बट द हीरो इज ईरान ओनली। द विक्टर इज ईरान। ईरान के ही जीता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों को मैं अगर हटा दूं तो इस युद्ध से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचा है? चीन का, क्योंकि देखिए अभी हॉर्मुज से तेल आता है। यूएस ने, हम समझते कि इजराइल ने ये वॉर क्यों शुरू की, युद्ध क्यों शुरू किया, लेकिन यूएस ने ये वॉर क्यों किया? तेल के लिए। इस साल जनवरी में यूएस ने वेनेजुएला पे आक्रमण किया और रेजिम चेंज किया। किस लिए? तेल के लिए। हाँ। ओके, देखिए चाइना का एक वल्नरेबिलिटी है, बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी, जो हमारा भी है, एनर्जी सॉवरेंटी। दे आर नॉट, इंडिया इज नॉट सॉवरेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, नाइदर इज चाइना। हमें दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, विच मीन्स कि वो नेशन हमें प्रेशराइज कर सकते हैं अगर चाहे तो। तो यूएस क्या चाहता है कि दुनिया में जितने भी मेजर सोर्सेज ऑफ ऑयल है उन पे वो कंट्रोल कर ले, ताकि देन दे कैन प्रेशराइज इंडिया एंड चाइना वेन एवर दे वॉन्ट। तो चाइना कुछ 10-15 जगह से ऑयल इंपोर्ट करता है, वेनेजुएला से 3% ऑयल इंपोर्ट करता है, ईरान से 15 से 20% ऑयल इंपोर्ट करता है, कुवैत भी है, इराक भी है, यूएई भी है, सऊदी भी है, अफ्रीका से आता है, एंड सो ऑन। तो पूरा जो गल्फ नेशन है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड सो ऑन, उसके ऊपर यूएस का कंट्रोल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिर्फ ईरान पे यूएस का कंट्रोल नहीं है। अगर यूएस ने ईरान पे कंट्रोल कर लिया होता तो चाइना बहुत प्रेशर में आता, लेकिन ईरान हैज टर्न्ड आउट टू बी द विनर, सो चाइना विल कीप गेटिंग इट्स ऑयल फ्रॉम ईरान। सो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी जीत है। सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो विन फॉर द चाइनीज करेंसी युआन, क्योंकि ईरान और चाइना के बीच में ट्रेड होता है युआन में, नॉट इन डॉलर्स। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इट्स अ विक्ट्री। सेकेंड बिगेस्ट गेनर फ्रॉम दिस इज चाइना, डेफिनेटली। अब मैं लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ रैपिड फायर वाले सवाल पूछ रही हूँ। हाँ ना में आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आप एक लाइन में चाहें तो हमें समझा भी सकते हैं। क्या अमेरिका इस युद्ध में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल को बीच मझधार में छोड़ चुका है? नहीं, दोनों हारे साथ में हाथ करके हारे हैं, छोड़ा नहीं उन्होंने इजराइल को। ठीक है। अब सुपर पावर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ग्लोबल पुलिसमैन की जो उसकी भूमिका थी उसको खो चुका है। ठीक है। नया बॉस ईरान अब बन के उभरा है मिडिल ईस्ट का? जी हाँ, क्लियर है, कोई दूसरा बॉस नहीं है मिडिल ईस्ट में अभी, कोई और नहीं है। क्या ईरान अपने जो प्रॉक्सीज हैं उसमें हिजबुल्ला भी है, हमास भी है, उन्हें पूरी तरह से हटने या हारने देगा? नहीं। आगे भी हमें ये तस्वीर नहीं दिखाई दे सकती? नहीं। फाइन। क्या सुप्रीम लीडर को खोने के बावजूद ईरान इस जंग में जीत चुका है रणनीतिक रूप से? 100%। हालांकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे, पर मेरे रैपिड फायर पहले से लिखे होते हैं। क्या हमास का वजूद गाजा पट्टी में कभी भी पूरी तरह खत्म हो पाएगा? हो सकता है, इजराइल ट्राई करेगा, और गाजा पट्टी बहुत छोटी जगह है, सो पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है।
क्या इजराइल सीज फायर का ये जो पूरा समझौता है, जो डील हो रही है, उससे 100% नाखुश है? हाँ, 100% नाखुश है। ठीक है। क्या इजराइल का जो भ्रम था अजेय होने का, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, वो क्या टूटा है इसके बाद? पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अमेरिका का भी ये भ्रम था? हाँ जी, पूरा था। अमेरिका का ये भ्रम टूटा है? पूरा टूटा नहीं है, लेकिन काफ़ी डगमगा गया है। रीजनली ईरान ने उनको हरा दिया, ग्लोबली उनको हराना दूसरी बात है, लेकिन रीजनली नाउ एवरीबडी नोज कैसे हराना है यूएस को, अगर हराना है तो। पर सबके पास हॉर्मूज नहीं है। सबके पास हॉर्मूज नहीं है, लेकिन सबके पास अलग अलग प्रकार के जियोग्राफिकल और अदर एडवांटेजेस होते हैं। इंडिया के पास कुछ है? इंडिया के पास इतना बड़ा लैंड मास है, ऑल द वे नियर द इक्वेटर इनटू द इंडियन ओशन। वी डोमिनेट द इंडियन ओशन रीजन। हमारे पास अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स है दोनों साइड, एक तरफ अंडमान निकोबार है, एक तरफ लक्षद्वीप है। हमारे पास बहुत एडवांटेजेस है, लेकिन हमें दिखते नहीं है। पर हॉर्मूज तो बहुत पतला सा संकरा सा है, इसलिए उस पर कब्जा किया जा सकता है ना। हाँ। हमारे पास तो ना ऐसा कोई जरिया है, ना हथियार है। अमेरिका से लड़ने की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया के पास कुछ है हॉर्मूज जैसा? आपको पता है कि जो शिपिंग लेन्स है दुनिया की, ओके, हॉर्मूज और यहाँ से जो तेल आता है, हाँ। वो चाइना की तरफ जाता है। इट पासिस थ्रू द अंडमान आइलैंड्स, बीच से, बिटवीन टू इंडियन आइलैंड्स। लाइक 80% ऑफ द शिपिंग गोज थ्रू दैट, बिकॉज देयर इज अ रीजन, क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। और दूसरा, वो आगे जाता है थ्रू द स्टेट ऑफ मलाक्का। मलाक्का इज लाइक 30 मिनट्स बाय सुखोई फ्रॉम अंडमान निकोबार। हमारे पास भी ऑप्शंस है, लेकिन हमें दिखते नहीं है, सिविलियंस को दिखते नहीं है सब ऑप्शंस। नाइस, बट सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है और हिम्मत हमारी इससे और बड़ी होगी, क्योंकि हम सब यही समझ रहे हैं कि ईरान तो इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसके पास हॉर्मूज है, दूसरी किसी कंट्री के पास है नहीं। तो गुड टू नो कि इंडिया के पास भी एक हॉर्मूज है जी। क्या दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा नागरिकों को हटाना सीधे तौर पर युद्ध अपराध है? कभी भी क्या इस सीज फायर के बाद जो लेबनान के विस्थापित हैं वो लौट पाएंगे अपने घर सुरक्षित, आपको लगता है? 50-50 डिपेंड्स, कान से वो इजराइल के रवैये के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने में अब अमेरिका और इजराइल नाकाम हो चुके हैं? मैं कहूँगा नाकाम हो गए। अभी तक ईरान ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वी हैव गॉन न्यूक्लियर। उन्होंने कोई ऑफिशियली टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अगर कल वो करते हैं तो क्या कर लेगा यूएस, क्या कर लेगा इजराइल? कुछ नहीं कर पाएंगे। सो एसेंशियली अगर ईरान डिसाइड्स कि हमें कल सुबह टेस्ट करना है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। और क्या कर लेंगे वो जो पहले उन्होंने ट्राई नहीं किया? तो आई थिंक कि लॉजिकली स्पीकिंग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईरान को ये करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली अगर आप इफ यू पुट योरसेल्फ इन देयर बोट्स, दे शुड गो न्यूक्लियर। आखिरी सवाल, ये डील होने के बाद भी क्या अंदर खाने ईरान परमाणु संपन्न बनने की कोशिश करता रहेगा? जी हाँ, जी हाँ, 100%। अमेरिका और इजराइल को पता नहीं चल पाएगा इस बारे में, वर्ल्ड को पता नहीं चल पाएगा इस बारे में? पता चले या नहीं चले क्या फ़र्क पड़ता है, हम कर लेंगे जो करना है। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत से जो डाउट्स मन में स्पेशली इस डील के समय कि कौन कहाँ खड़ा है, उनकी असल सिचुएशन और स्थिति क्या है, ये आपने हमें समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट आप लोगों को जरूर बहुत पसंद आया होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज कहिए। आपकी राय अगर अलग है मेरे गेस्ट से या मुझसे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है।